नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में। और आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी एंड वी ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी और मॉलिक्यूलर परमेशन क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों, अभी हमने जितने भी नाम पढ़े ये सब एक ही क्रोमेटोग्राफी के हैं, चाहे साइज एक्सक्लूशन हो, जेल फिल्ट्रेशन हो, ये सब एक ही हैं, सब सेम ही हैं। तो सबसे पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सारे जो नाम हमने पढ़े सब एक ही नाम हैं, एक ही तरह की क्रोमेटोग्राफी के हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। तो जब हम जेल फिल्ट्रेशन की बात करें तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इसकी टेक्निक के बारे में, इसमें क्या यूज़ होती है, किस प्रकार से इसका प्रोसेस डन किया जाता है। तो इसको जेल फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल को फिल्टर करते हैं हम। क्योंकि आप जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज, साइज, मास और भी बहुत सी चीज़ें। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में हम प्रोटीन मॉलिक्यूल को उनके साइज़ के बेस पर सेपरेट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ हम मॉलिक्यूल का सेपरेशन साइज़ के बेस पर करते हैं, तो जनरली ये प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के सेपरेशन में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, किसी भी क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए हमें उसके दो कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी यहाँ हमारा स्टेशनरी फेज़ क्या है और मोबाइल फेज़ क्या है। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि हम कॉलम को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी के लिए यहाँ हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है बीड्स। और ये बीड्स क्या होते हैं? ये एक इनर्ट मटेरियल होता है। और मोबाइल फेज़ यानी जो हम लिक्विड सॉल्वेंट कॉलम में डालेंगे उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ये जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है, ये ऐसा इनर्ट मटेरियल लेते हैं जो हमारा मोबाइल फेज़ जो हम लिक्विड डालेंगे ना अपने कॉलम में, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और ये बीड्स बना होता है पॉलीमर से। अब इस पॉलीमर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बता देता हूँ मैं इसकी डिटेल्स कि पॉलीमर कैसा होता है। ये जो बीड्स हैं ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होती हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एकदम जाल जैसा। जैसे जाल देखा होगा ना आपने, उस तरीके का एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ये और बनाते हैं बीड्स आपस में। और जिनका जो पोर साइज़ होता है, जिनका पोर साइज़ होगा वो काफ़ी अलग अलग हो सकता है। सेम तो बहुत कम होता है, लेकिन अलग अलग देखा जाता है। किसी का बड़ा हो सकता है पोर साइज़, किसी का छोटा हो सकता है। इस तरीके से होता है। यहाँ पे बीड्स का अलग अलग पोर साइज़ होता है। तो ये है साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज़। तो जब हम अपनी ट्यूब में स्टेशनरी फेज़ यानी बीड्स को फिल कर देते हैं, उसके बाद भी यहाँ कुछ जगह खाली रह जाती है, फ्री स्पेस बाकी रह जाता है बीड्स बनने के बाद भी कॉलम में। तो जब हम कॉलम को कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम जिसे हम VT कहते हैं। अब ये टोटल वॉल्यूम क्या क्या होती है? तो बीड से बने हुए वॉल्यूम और बाकी का बचा हुआ जो फ्री स्पेस है जिसको हम डिनोट कर देते हैं VO से। और इसके बाद में जो हम मोबाइल फेज़ ऐड करेंगे उसका भी वॉल्यूम होगा। तो हम इन सभी को ऐड कर देते हैं, इन सारी वॉल्यूम को, यानी बीड्स का वॉल्यूम, फ्री स्पेस का वॉल्यूम और जो मोबाइल फेज़ को ऐड करेंगे उस वॉल्यूम को आपस में ऐड कर देते हैं। और हम उसको और जो हमारा लिक्विड का वॉल्यूम यानी मोबाइल फेज़ का वॉल्यूम उसको मान लेते हैं VL। अब क्या करेंगे हम ऐड? VB प्लस VO प्लस VL, इनको ऐड करके जो हमारी वैल्यू आती है वो कहलाती है टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉलम। अब यहाँ एक और चीज़ देखते हैं। अब देखिए, जो बीड्स का वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन ये जो V0 यानी फ्री स्पेस का वॉल्यूम और मोबाइल फेज़ का जो VL है वो वॉल्यूम आपस में चेंज होता रहता है समय समय पर। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? इतना जो मैंने आपको बताया वॉल्यूम जो वॉल्यूम्स के बारे में बताया, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए जब हम इसको वीड से भरते हुए कॉलम में अपना जब मोबाइल फेज़ डालते हैं, यानी लिक्विड जिसमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है डिफरेंट साइज़ के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, कुछ बड़े साइज़ के प्रोटीन
कुछ छोटे साइज़ के प्रोटीन है। अब मान लीजिए हमें बड़े साइज़ का प्रोटीन सेपरेट करना है इस मिक्सचर में से, छोटे साइज़ के जो प्रोटीन, यानी हमारा जो बड़ा साइज़ है हमें वही चाहिए, अपना एंजाइम हमारा वही है, बाकी सब इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब हम कॉलम में सॉल्वेंट मिक्सचर लोड करेंगे तो जो छोटे साइज़ का प्रोटीन है वो आराम से इन बीड्स के पोर में घुस जाएगा, और जो बड़े साइज़ का है वो नहीं घुस पाएगा, क्योंकि पोर साइज़ तो जितने साइज़ का पोर होगा उतने ही साइज़ का हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल घुस पाएगा ना, बड़े साइज़ का नहीं घुस पाएगा, इसलिए छोटा घुस जाता है, बड़ा नहीं घुस पाता। अब क्या होगा, तो इनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, यानी जो छोटा प्रोटीन है जो बीड्स के अंदर घुस गया उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रैप हो जाएगा उसमें, उसके पोर्स में ट्रैप हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बीड्स का जो अंदर जब जाएगा तो उसका जो पोर का जो अंदर मूवमेंट है वो एकदम सिंगल डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होता। अंदर जो पोर है वो नेट लाइक फैशन में तो जिगजैग मूवमेंट टाइप का यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से उसको टाइम लगता है बाहर निकलने में। अब दूसरी तरफ जो बड़ा वाला प्रोटीन है वो किसी भी पोर में नहीं घुस पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, तो ये जो कॉलम का जो खाली स्पेस है ना, अगर वो बड़े वाले प्रोटीन के साइज़ का है कि इक्वल है, तो बड़ा वाला प्रोटीन पोर में ना जा करके उस फ्री स्पेस में आ जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पोर के अंदर नहीं जाएगा, और फ्री स्पेस में से होते हुए ये जो बड़ा वाला प्रोटीन है वो बाहर निकल आएगा। तो मतलब इस प्रोसेस में सबसे पहले जो प्रोटीन बाहर निकलेगा वो कौन सा होगा, वो होगा बड़े वाला प्रोटीन। उसके बाद जो उससे थोड़े से छोटे होंगे यानी मॉडरेट साइज़ के होंगे वो निकलेंगे, और फिर आखिर में निकलेगा सबसे स्मॉल साइज़ का प्रोटीन। तो इसी तरह हम यहाँ पे साइज़ के बेस पर मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। अब अगर हमारे मिक्सचर में फ्री स्पेस के साइज़ से भी बड़ा प्रोटीन हो, यानी अगर हमारे प्रोटीन के मिक्सचर में कोई ऐसा प्रोटीन आ जाए जो फ्री स्पेस के साइज़ से भी बड़ा हो, तो क्या होगा, तो हम उस प्रोटीन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, ना फ्री स्पेस में जा पाया वो, ना स्पोर में घुस पाया, तो वो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि कितने साइज़ के मॉलिक्यूल हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है जो हम बीड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं और हमारे मॉलिक्यूल के साइज़ के रेशो पर। जो हम यहाँ पे बीड्स यूज़ करेंगे उसका पोर साइज़, और जो हम यहाँ पे सैंपल यूज़ करेंगे उसका साइज़, उन दोनों के रेशो के पर ही ये डिपेंड होता है कि हमारा कितने साइज़ का प्रोटीन इसमें मूव कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। सेफेडेक्स का यहाँ हमारे पास दो प्रकार हैं। सेफेडेक्स के दो प्रकार हैं, पहला है सेफेडेक्स 25 और दूसरा है सेफेडेक्स 75। सेफेडेक्स 25 की रेंज है 1 से 5 और सेफेडेक्स 75 की रेंज है 5 to 80। मतलब सेफेडेक्स 75 से हम सिर्फ 5 किलो डाल्टन से 80 किलो डाल्टन तक का ही प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन सेपरेट कर सकते हैं। अगर 5 किलो डाल्टन से कम होगा या 80 किलो डाल्टन से ज़्यादा का प्रोटीन होगा मॉलिक्यूल्स का, तो हम उस प्रोटीन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जो हमारा सेफेडेक्स 25 है उसकी रेंज है 1 किलो डाल्टन से 5 किलो डाल्टन की। तो यहाँ इसका मतलब ये है जो हमारा प्रोटीन 1 किलो डाल्टन से 5 किलो डाल्टन के बीच का होगा या इतने का ही होगा, उसी को हम सेपरेट कर पाएंगे। बाकी अगर कम होगा तो इंट्रैप्ट होके रह जाएगा हमारी बीड्स के अंदर। अगर पोर साइज 1 से कम हुआ तो हमारी बीड्स के पोर में एकदम इंट्रैप्ट हो जाएगा, आगे निकलेगा ही नहीं। और अगर बड़ा होगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा कहीं भी। तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 से 5 किलो डाल्टन के प्रोटीन को ही सेपरेट कर सकते हैं। तो यही डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बीड्स होते हैं अलग अलग पोर साइज़ के, वो हमारा सैंपल पे बेस होता है कितना हमारे साइज़ का सैंपल है। तो ये है साइज़ एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम एंजाइम को प्यूरीफाई करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को प्यूरीफाई करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, और भी कई सारे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। If you like this video, hit the like button and subscribe, and also share with your friends. Thank you for watching our video.